गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 4। आज के हमारे कवि होंगे माखन लाल चतुर्वेदी। आज की जो हमारी कविता होगी वो होगी कैदी और कोकिला। कैदी यहाँ पर कवि होंगे और कोकिला यहाँ पर कोयल के लिए कहा गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो हमारा यहाँ पर फोटो में दिए हुए हैं, ये माखन लाल चतुर्वेदी जी की आप यहाँ पर फोटो को देख रहे हैं, जिन्होंने कैदी और कोकिला की कविता का यहाँ पर वर्णन किया है। तो आइए चलते हैं, अपनी पोयम को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो शीर्षक रहेगा वो क्या होगा, कैदी और कोकिला। तो इस कविता को हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कवि ने यहाँ पर इस कविता में क्या बताया है। तो ये कहानी जो हम कविता पढ़ने वाले हैं, ये कविता कवि ने जेल में लिखी थी जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था। तो उस समय पर जो ब्रिटिश सरकार थे, जो अंग्रेज लोग थे, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर अनेक अत्याचार किया करते थे। उनको बिना वजह ही, बिना कारण ही उनको जेल में बंद करके उन पर यातनाएं क्या करते थे, उनको पीड़ा पहुंचाते थे। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, उस टाइम की बात हम लोग कर रहे हैं जब हमारा देश क्या था, परतंत्र था, स्वतंत्र नहीं था। तो उस समय कभी भी कई बार स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में कभी भी कई बार जेल गए थे और वहाँ पर उन्होंने अनेक यातनाएं सही। इसलिए यहाँ पर कैदी की अकेलेपन और अंग्रेज शासन के दुर्व्यवहार और यातनाओं से परिचित थे। जो कवि थे, वहाँ पर जो कैदी हुआ करते थे जेल के अंदर, उन पर किस तरह से जो है पीड़ाएं पहुंचाई जाया करती थी, और उनसे वो अच्छी तरह से परिचित थे कि किस प्रकार से अंग्रेज शासन जो है उनके साथ दुर्व्यवहार क्या करते थे। जिस प्रकार एक कैदी के साथ व्यवहार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अंग्रेज सरकार हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पर जो है अत्याचार किया करते थे। तो यहाँ पर कवि कोयल से अपने मन का असंतोष व्यक्त कर उसे ऐसे गीत गाने के लिए कहता है कि जो पूरे देश को मुक्ति का संदेश दे सके। कवि ने यहाँ पर कोकिला को एक संदेश देने के लिए यहाँ पर कहा है कि वो ऐसा गीत गाए कि जो पूरे देश में मुक्ति का संदेश वो लोगों को दे सके। उसे जेल में रहते हुए एक रात कोयल की कूक सुनाई पड़ती। जब हमारा जो कवि होते हैं, उनको जब वो जेल में कैद होते हैं तो उनको कोयल की कूक की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो उसी को लेकर एक और वह जेल के भीतर स्वतंत्रता सेनानियों पर हो रहे अत्याचारों का वर्णन यहाँ पर कवि करते हैं। तो वहीं पर दूसरी ओर उनके न टूटते मनोबल का वह कोयल को याद दिलाता है कि वह तोते मैना की तरह बंधनी नहीं है। तो वह जेलों की दीवारों के पास जाकर लोगों को मुक्ति के गीत क्यों नहीं सुनाती कि कोकिला तुम जाकर लोगों को ये संदेश दो और जो है मुक्ति का लोगों को गीत सुनाओ, लोगों को जो है आदत कराने के लिए उनको प्रेरणा दो। तो कवि ने यहाँ पर ये कविता जेल में लिखी थी, जब कवि स्वतंत्रता सेनानी के संघर्ष के दिनों में कवि जो है जेल में गए थे और किस प्रकार से उन पर अत्याचार किए गए थे वहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो आज हम इस कविता के माध्यम से यही सब पढ़ने वाले हैं कि कविता में कवि ने किस प्रकार से यातनाओं को वहाँ पर सहा था। तो आइए हम लोग अपना फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह कविता उस समय में लिखी हुई थी जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, संघर्ष जो है स्वतंत्रता के लिए चल रहा था। तो अनेक कवि जेल में गए, तो उन्हीं में से एक हमारे आज के कौन होंगे, माखन लाल चतुर्वेदी। तो हम लोग पढ़ते हैं अपना फर्स्ट पैराग्राफ। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका, कोकिला बोलो। तो कवि यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहती हैं कि कोयल तुम क्या गा रही थी, क्या संदेश ला रही थी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कवि ने कोकिला के कू की आवाज़ सुनी थी। तो कवि यहाँ पर उस चीज़ को यहाँ पर भी हमें बताने वाले हैं कि कोयल तुम क्या गा रही थी, क्या संदेश ला रही हो, यह किसका संदेश है, यह किसका संदेश है, मुझे इसके विषय में बताओ, कोकिला बोलो, अर्थात बोलती क्यों नहीं हो। तो कवि यहाँ पर क्या कहता है कि कोकिला क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तुम किसका संदेश लेकर आई हो, क्या किसी का संदेश लेकर आई हो, मुझे बताओ, मुझे बताती क्यों नहीं हो। तो कवि यहाँ पर यही कहते हैं, कोकिला से जब वो कोकिला को की जो है कोकिला की आवाज़ कवि को यहाँ पर आती है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बटमारों के डेरे में। तो कवि आगे क्या कहते हैं, यहाँ पर बटमार एक शब्द दिया हुआ है। बटमार शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है राहगीरों को लूटने वाला, राहगीरों को लूटने वाला। चोर डाकू यहाँ पर सभी जानते हैं, चोर डाकू किसे कहते हैं हम लोग। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं
कि जेल की इन ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि जेल की जो ये ऊंची काली दीवार हैं, कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कवि कहते हैं कि जो जेल की ऊंची काली जो दीवार हैं उसके घेरे में यहाँ पर कौन कौन रहते हैं, यहाँ पर डाकू, चोर और ये बटमार जो होते हैं, जो राहगीर को लूट लेते हैं, जेब कतरे, सभी यहाँ पर इस डेरे में बंद रहते हैं। कहाँ पर? जेल में, जहाँ पर कभी हमारा कैद है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। तो कभी आगे क्या कहते हैं, ना तो हमें ये क्या करते हैं, ना तो हमें जीने देते हैं और ना ही पेट भर करके हमें यहाँ पर खाना दिया जाता है, मरने भी नहीं देते हैं और हमें जो है यहाँ पर मरने भी नहीं दिया जाता है। इस प्रकार तड़प तड़प कर हमें यहाँ पर रहना पड़ता है। कहाँ पर? जेल में। तो यहाँ पर कवि बताते हैं किस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों पर जेल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर अत्याचार किए जाते थे। कि जहाँ पर हम ऊंची ऊंची काली दीवार में रहते हैं, ऊंची काली दीवार से मतलब कवि का यहाँ पर वही जेल से मतलब है कि जेल के अंदर कौन लोग रहते हैं, जहाँ पे हमें रखा गया वहाँ पर चोर रहते हैं, डाकू, चोर, राहगीर को लूटने वाले। तो यहाँ पर ऐसे लोगों के बीच में हमें रखा जाता था और जो है हमें ना जीने देते हैं ये लोग, ना पेट भर हमें खाना देते हैं और मरने भी नहीं देते हैं और तड़प तड़प कर हम यहाँ पर जीवन अपना यापन कर रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तो कवि आगे क्या बताते हुए कहते हैं, तम, तम शब्द का अर्थ होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार। कड़ा पहरा मतलब ही कठिन देखभाल। क्या होता है? कड़ा पहरे शब्द का मतलब होता है कठिन देखभाल। की जहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार थी उनके जो वो थे सेनानी वगैरह, जो उनके सिपाही वगैरह थे, वो हमेशा उन्हीं के समीप रहा करते थे और वहीं पर पहरा देते रहते थे ताकि कोई उन पर जो है नज़र रख सकें, स्वतंत्रता सेनानियों पर। तो कवि आगे बताते हुए क्या कहते हैं कि जीवन पर कड़ा पहरा लग गया है। कि कवि क्या कहता है कि जीवन पर अब दिन रात क्या लग गया है, जीवन पर दिन रात जो है अब कड़ा पहरा लग गया है। अर्थात यहाँ के जो ये हैं ब्रिटिश सरकार जो है वो हमेशा हमारे समीप रहती है और हम पर क्या करती है, हम पर पहरा लगा के रखती है। वह शासन की आलोचना करते हुए कहते हैं, ब्रिटिश सरकार का जो शासन था उसकी आलोचना करते हुए कवि कहते हैं कि यह शासन है या अंधेरे का घना प्रभाव। कवि कहता है कि ये शासन कैसा है, यहाँ पर शासन की आलोचना करता हुआ कवि कहता है कि यह कैसा शासन है, ये शासन है या फिर अंधेरे का गहरा प्रभाव। यहाँ पर जो है कवि कहता है कि ये कैसा शासन है, कि शासन है या फिर अंधेरे का गहरा प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली ममई जागी क्यों आली। आली मीन्स होता है यहाँ पर सखी। कवि यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा वर्ड में देख लेते हैं हम लोग। आली शब्द का अर्थ होता है सखी और हिमकर शब्द का मतलब होता है चांद। क्या होता है? चांद। काली ममई का मतलब होता है काली। क्या होता है? काली। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि इस काली अंधेरी रात में जबकि दुख ही दुख है। कवि कहते हैं कि इस काली अंधेरी रात में, कि इस काली अंधेरी रात में जब क्या है, जब दुख ही दुख है तो तू भी काली ही है। तो इस प्रकार जग क्यों रही है तथा इस समय क्यों आ गई। कवि कहता है कि यहाँ पर कवि कोकिला से बोलता है कि जब सब कुछ काला है, कि चांद भी निराश होकर वो चला गया है, चांद भी क्या हो गया, निराश होकर जो है चला गया है, और रात भी कैसी हो गई है, रात भी काली हो गई है। जब सब कुछ काला है, रात भी काली है और जो है चांद भी निराश होकर चला गया है और तू भी काली है, तो फिर इस समय काली ममई, इस समय काली जो कोयल के लिए कह रहे हैं कवि कि इस समय की हे सखी तू जागी हुई क्यों है। जब सब कुछ काला है, चांद भी निराश होकर चला गया, रात भी काली हो गई है, फिर इस समय हे काली ममई, हे काली कोयल कि तू इस समय जागी हुई क्यों है, कि हे सखी तू इस समय जागी हुई क्यों है। तो कवि यहाँ पर उनसे ऐसा कहते हैं, किससे? कोयल से, कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिला बोलो तो क्या लूटा। कवि कहते हैं यहाँ पर एक शब्द है हुक। हुक शब्द का मतलब होता है चिल्लाना, और यहाँ पर जो है वेदना वो शब्द यहाँ पर पीड़ा के लिए कहा गया है। तो कवि आगे क्या कहते हैं, और
कि तुम्हारी बोली सुनकर क्यों हृदय की पीड़ा फिर से उभर गई है। जब कोकिला बोलती है तो कवि कहते हैं कि तुम्हारी हूक को सुन करके, कि तुम्हारी हूक को सुन करके, या तुम्हारी हृदय की तुम्हारी आवाज़ को सुन करके वेदना बोझ वाली सी कोकिला बोलो तो, कि तुम्हारी इस कूक को सुन करके क्यों हृदय की पीड़ा फिर से उभर गई है। मतलब कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम यहाँ पर बोली हो सुनकर मेरे हृदय की पीड़ा क्या आ गई है, वेदना में इस पीड़ा, मेरे हृदय की पीड़ा जो है वो फिर से उभर गई है। यह पीड़ा बहुत ही बोझ वाली सी है। यह पीड़ा कैसी है? यह पीड़ा बहुत ही बोझ वाली सी है, बोझ देने वाली है, अर्थात बहुत ही गंभीर है। जब कोकिला यहाँ पर बोलती है तो कवि कहता है कि तुम्हारी हूक को सुन करके जो मेरे हृदय की पीड़ा है वो क्या हो गई है, वो उभर सी गई है, अर्थात वह जो है गंभीर हो गई है। क्या लूटा? तो कवि कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर क्या लूट गया है, जिसकी रक्षा करने के लिए तुम यहाँ पर बोल गई हो या फिर तुम यहाँ पर हूक रही हो। तो यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पर कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, तो कवि कहता है कि क्या लूटा मृदु वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो। कवि कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर क्या लुट गया है। मृदुल में सोता है मीठा और वैभव में सोता है दौलत, धन दौलत को यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर क्या लुट गया है, जिसकी रक्षा करने के लिए, क्या तुम्हारी कोई वैभव धन संपत्ति यहाँ पर जो है वो लुट गई है, जिसकी रखवाली करने के लिए कोकिला तुम जो है बोल उठी हो, अर्थात हूक रही हो। कोकिला बोलो, बोलती क्यों नहीं हो। तो कवि यहाँ पर बताते हैं कि किसने यहाँ क्या लूट लिया, कि वैभव संपत्ति की रक्षा करने वाली के समान तुम जो है यहाँ पर बोल उठी हो। और जो है कोकिला उसको बोलते हैं कि तुम अपनी धन संपत्ति की रक्षा करने के लिए जो है बोल उठी हो। कोकिला बोलो तो, बोलती क्यों नहीं हो। क्या हुई बावरी अर्धरात्रि को चीखी, कोकिला बोलो तो। कवि कहता है कि क्या तुम बावली हो गई हो। ये कोयल के लिए कहा गया यहाँ पर कि क्या तुम बावली हो गई हो, जो आधी रात को क्यों चीखने लगी हो। कि आधी रात को, अर्धरात्रि शब्द का यहाँ पर अर्थ होता है आधी रात को क्यों चीखने लगी हो। कुछ इस बोलने का कारण बताओ, कि कुछ इस बोलने का कारण बताओ। कोकिला बोलो, बोलती क्यों नहीं हो। कवि आगे बताते हुए कहते हैं कि कोकिला बोलती क्यों नहीं हो, कि किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिला बोलो तो। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिला बोलो तो। तो आगे कवि ने यहाँ पर क्या बताया है कि कवि कहते हैं कि क्या तुमने क्या देख लिया है, तुमने क्या देखा यहाँ पर, कि तुमने जो है किसी दावानल, क्या तुमने कोई जंगल की आग को देख लिया है। कवि कहते हैं कि क्या तुमने जंगल की आग को देख लिया है। कि दावानल यहाँ पर जो है ज्वालाएं, दावानल यहाँ पर जंगल की आग के लिए यहाँ पर कहा गया है कि क्या तुमने जंगल की आग को देख लिया है, या फिर किसी भयंकर लपटों को तुमने देख लिया है, जो तुम उसे देखकर क्या हो गई हो, चीख पड़ी हो, जो हुक रही हो। बोलो कोकिला, बोलती क्यों नहीं हो। कवि कहते हैं कि क्या तुमने किसी दावानल वन की आग को देख लिया है, या फिर उसकी ज्वालाएं, उसकी जो है भयंकर लपटों को देख लिया है, जो तुम हुक पड़ी हो। कोकिला बोलो, बोलती क्यों नहीं हो। कोकिला बोलो। तो कवि यहाँ पर इस तरह से कोयल से जो है वार्तालाप यहाँ पर कर रहे हैं। कवि यहाँ पर जो है कोयल के हुकने पर ये सारी बात कहते हैं कोकिला से। तो आगे कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। तो कवि कहते हैं जंजीर में सोती हैं बेड़ियाँ। जंजीर शब्द का मतलब क्या होता है, बेड़ियाँ होती हैं। तो कवि कहते हैं कि क्या तुम्हें शरीर पर पड़े जंजीरों के गहने नहीं दिखाई देते हैं। कवि कोयल से कहते हैं कि क्या तुम्हें शरीर पर जंजीरों के पड़े हुए गहने दिखाई नहीं देते हैं, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। तो कवि कहते हैं कि ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, अरे ये ही तो अंग्रेजी शासन के आभूषण गहने हैं। ये क्या हैं, ये अंग्रेजी शासन के आभूषण गहने हैं, जो हमें जो है यहाँ पर इन्हें पहनाए हुए हैं। क्या तुम देख नहीं सकते हो कि हमने जंजीर रूपी गहने में जकड़ा हुआ है और उनके जो है शरीर पर निशान पड़े हुए हैं। तो ये क्या है, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहनाया हुआ गया जो है गहने या फिर आभूषण है। कोल्हू की चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान।
तो गिट्टी मीन्स होते हैं तोड़े हुए पत्थर। गिट्टी मीन्स क्या होता है, जो छोटे छोटे पत्थर जेलों में देखा होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जेलों में पत्थर तुड़वाए जाते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कवि ने दिखाया हुआ है, यहाँ पर पेड़ पर कोयल बैठी हुई है, कवि उससे यहाँ पर सारी वार्तालाप कर रहे हैं। तो कवि यहाँ पर अपने जीवन की अपनी व्यथा के बारे में यहाँ पर कोयल को बता रहे हैं। कोयल को उन्होंने यहाँ पर अपनी कविता माध्यम बनाया हुआ है। तो गिट्टी मीन्स होते हैं तोड़े हुए पत्थर। और यहाँ पर जो है कवि क्या कहता है कि जो है देखा होगा आपने भी कि जेल में अक्सर पत्थर तुड़वाते हैं जो कैदी वगैरह होते हैं। तो कवि ने यहाँ पर क्या कहा कि कोल्हू चलाने से निकलने वाली चरक चौं की जो आवाज़ ही अब हमारे जीवन की तान बन गई है। कि कोल्हू के चरक चौं, कोल्हू का चरक चौं जीवन की तान, कि कोल्हू के चलने वाली जो चरक चौं की जो आवाज़ होती है अब वह क्या बन गई है, अब वह हमारे जीवन की जो है तान बन गई है। वो क्या बन गई है, अब जो कोल्हू जब चलता है तो उसमें चरक चौं की आवाज़ होती है, तो वो चरक चौं की आवाज़ ही क्या हो गई है, वो हमारे जीवन की तान बन गई है, अर्थात वही हमारे लिए अब जो है गीत बन गई है। गिट्टी तोड़ते तोड़ते उंगलियों ने उन पर अपने गीत लिख दिए हैं। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और गिट्टियां तोड़ते तोड़ते उंगलियों ने उन पत्थरों पर अपने जो हैं गीत लिख दिए हैं। कि वहाँ पर हमें जेल में इतना काम करना पड़ता है कि पत्थरों को तोड़ते तोड़ते हमारी उंगलियों ने उन पर अपने जो हैं गीत लिख दिए हैं। किस पर, गिट्टियों पर, पत्थरों पर। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कहते हैं कि ब्रिटिश अकड़ का कुआं का यहाँ पर शब्द का अर्थ होता है अंग्रेज की हैंकड़ी। जो अंग्रेज लोग थे उनके अंदर बहुत हैंकड़ी भरी हुई थी कि हम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर इतने अत्याचार करेंगे और ये अत्याचार करने के बाद में ये टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अत्याचार सहने के बाद भी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने हार नहीं मानी और जो है ब्रिटिश अकड़ का जो कुआं था उसको खाली किया। जो भी उन्होंने काम वहाँ पर दिया उन्होंने उस कार्य को पूरा किया, और काम को पूरा करने पर स्वतंत्रता सेनानी ने उस अकड़ को जो है खाली किया। तो यहाँ पर कभी वही बताते हैं कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि जेल के कुओं में पानी खींचने वाले मोट जो होती है, मोट भी पेट पर जुआ बांधकर हम ही चलाते हैं। जो कुएं से पानी खींचते हैं तो उसमें से मोट बांधकर पानी को बाहर हम लोग निकालते हैं, तो उस पेट पर जो जुआ बांधकर जो है हम ही लोग चलाते हैं। किस पर, कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कवि कहते हैं कि जेल के कुओं में पानी खींचने वाले मोट जो होता है, मोट भी और पेट पर जुआ बांधकर जो है हम ही लगाते हैं। खाली करता है ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और तो कवि कहते हैं कि शासन की अकड़ से भरे जल कूपों को खाली करते हैं, अर्थात उनकी सत्ता को हम कमज़ोर बनाते हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि हम जो है ब्रिटिश अकड़ की जो कुआं है उसको खाली करते हैं और उनकी सत्ता को कमज़ोर बनाते हैं। दिन में करना क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो आली। आली शब्द का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर सखी के लिए कहा गया है। और यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक शब्द है गजब ढाना। गजब ढाने शब्द का जो अर्थ होता है वो यहाँ पर होता है, गजब ढाने शब्द का अर्थ आश्चर्यजनक काम करना। तो कवि आगे क्या कहते हैं कि तू भी हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार को देखकर दिन में इसलिए नहीं बोलती। कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर दिन में होने वाले अत्याचारों को देखकर दिन में तू भी इसलिए नहीं बोलती, दिन में इसलिए नहीं बोलती कि शायद हमारे भीतर कष्टों को झेलने के विषय में सोचने पर करुणा जग जाए। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि तू दिन में क्यों नहीं बोलती, कि शायद तू दिन में इसलिए नहीं बोलती कि शायद दिन में बोलने पर जो हमारे ऊपर जो कष्ट दिए जा रहे हैं, अत्याचार जो हम पर किए जा रहे हैं, उनके विषय पर सोचने पर करुणा हमें जग जाए, मतलब कि हमें अपने ऊपर दया आ जाए, हमें अपने जो है करुणा यहाँ पर आ जाए। इसलिए तू जो है रात में क्या कर रही है, रात में जो है बोल रही है, इसलिए तुम रात में मुझे सुना रही हो, यह अजब संदेश और व्यथा यहाँ पर दे रही हो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम जो है कोकिला तुम रात में इसलिए बोल रही हो। तो यहाँ अब तक हम लोगों ने चैप्टर को कंप्लीट किया है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके।